नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा अपनी रही थी उसमें रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को देख लिया था और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे उन अभिक्रियाओं के नामों पर अपनी चर्चा कर ली थी। आज हम प्रकारों के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को एक एक से सभी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम उसमें जो अभिक्रिया ले रहे हैं वह ले रहे हैं संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, संयोजन शब्द से ही पता चलता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। अंग्रेजी में इसे एडिशन, एडिशन का अर्थ ही होता है जोड़ करना। आपने सुना होगा एडिशन करो अर्थात जोड़ करो, तो ऐड करने का ही अर्थ होता है जोड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक से अधिक यौगिक पदार्थ या तत्व, कुछ भी हो सकता है, यौगिक हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है या तत्व हो सकता है, जिनमें एक से अधिक यौगिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर के किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब संयोजन अभिक्रिया की कह सकते हो आप मोटे तौर पर, इसमें अभिकारकों की जो संख्या रहेगी वो उत्पादों की तुलना में क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल लीजिए और इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं अभिक्रिया को फुल स्टॉप इस तरह लगा के लिख रहा हूं ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारकों में अभिकारक के रूप में क्या हो सकते हैं? अभिकारक के रूप में तत्व, यौगिक या पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। तो उनको कोष्टक में लिख लीजिए, तत्व, यौगिक या फिर पदार्थ, कुछ भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हो। किसी एकल का मतलब एक, एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, निर्माण करते हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा सामान्य है। उदाहरण के रूप में जैसे देखें, मान लीजिए A प्लस B दो तत्व हैं या पदार्थ हैं या कोई यौगिक हैं, आपस में क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं AB का, है ना। ये समझने के लिए अब इसको हम रासायनिक रूप में दर्शाएं तो जैसे A की जगह हम कार्बन ले लें और B की जगह कोई अन्य तत्व जैसे O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा तत्वों को कोष्टक, जो तत्व या यौगिक जो भी है उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होता है। तो कार्बन यहाँ मान लीजिए हमने जैसे सॉलिड अवस्था में लिया, ऑक्सीजन हमने गैसीय अवस्था में लिया, और ये वापस क्या बन रहा है? CO2 गैसीय अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय होती है। C का मतलब होता है कार्बन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उदाहरण हो गया है। उदाहरण आप काफी लिख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण हो गया। दूसरा और देख लीजिए, जैसे कि एक है हमारी अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, ये दोनों अभिक्रिया करके निर्माण कर रहे हैं अमोनिया का 2NH3, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। N2 गैसीय अवस्था में मिलता है, H2 भी गैसीय अवस्था में है,
अमोनिया भी हमारी गैसीय अवस्था में रहती है। ठीक है। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, और NH3 जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह कहलाता है अमोनिया। ये किसका सूत्र होता है? अमोनिया का, अमोनिया। ठीक है। और उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो, और उदाहरण आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यह इसकी जल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। कौन सा पदार्थ बनता है? CaOH का होल ट्वाइस पदार्थ बनता है। ये जो है वो पदार्थ क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। H2 जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? जल का। और CaOH का होल ट्वाइस जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का एक सामान्य नाम और है, इसे बिना भुजा चूना भी बोलते हैं, बिना भुजा चूना। जो बाजार से हम चूना लेके आते हैं ना, सूखा हुआ, वह यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें घर आकर के हम जल मिला लेते हैं तो ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। ठीक है। तो ये सामान्य आप फॉर्मूले या अभिक्रियाओं के द्वारा इनको दर्शा सकते हैं। 3 अभिक्रिया मैंने लिख दी हैं, सामान्य अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद रख लेना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखना है तो मैं थोड़ा सेट हो जाता हूँ, ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए हमने जो 3 नंबर फॉर्मूला लिखा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये चूना बोला जाता है। चूना कहाँ से निकाला जाता है? ये पहाड़ों से खोद करके निकाला जाता है। और जब ये चूंकि निकलता कैसे, एक बार इसको देख लीजिए। हालांकि यह जो है वो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है जो आगे आएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है ना, CaCO3, इसको निकाला जाता है पहाड़ों से, और इसको जब ऊष्मा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देते हैं हम? ऊष्मा देते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। यह सूत्र किसका होता है? यह सूत्र होता है संगमरमर का भी, यह सूत्र होता है संगमरमर का भी, यही सूत्र होता है। आपका जो चौक होता है ना, लिखने वाला चौक, हाँ, इसका सूत्र भी यही होता है। आप मार्बल जिसे बोलते हैं उसका सूत्र भी यही होता है। खड़िया पत्थर जिसे आप बोलते हैं उसका सूत्र भी यही होता है, खड़िया पत्थर का सूत्र भी यही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहाँ से निकल जाता है? पहाड़ों से निकाला जाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। हालांकि ये अभी आएगा हमारा अपघटन अभिक्रिया में, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस कैल्शियम ऑक्साइड जो है यह बाजारों में बिकता है, जिसे बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। जब घर लाकर हम बिना भुजे चूने में पानी मिलाते हैं तो यह किस में बदल जाता है? बुझे हुए चूने में बदल जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों को पेंट कर देते हैं, घर की दीवारों का किससे पेंट करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही हम पेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 2-3 दिन के पश्चात घर की दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है।
तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्या कारण है कि घर की दीवारों पर पेंट करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है? कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें ऐसा क्यों होता है? मतलब जब हम पेंट करते हैं उस समय दीवारों पर चमक नहीं आती, लेकिन 2-3 दिन बाद दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने पेंट कर दी घर की दीवारों का। अब होता क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। आपको पता होगा वायुमंडल में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कर लेता है और वापस क्या बना लेता है? वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वापस क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया चूंकि धीमा प्रक्रम होता है, यह अभिक्रिया धीमे प्रक्रम द्वारा होती है। यह अभिक्रिया बहुत फास्टली होती है। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम जल मिलाते हैं तुरंत थोड़े बुलबुले के साथ में गैस बाहर निकलती है और बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये प्रक्रम बहुत तेज गति से होता है, लेकिन ये एक धीमा प्रक्रम होता है। तो आप मंद गति की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रिया हालांकि होती है। तो चमक क्यों आती है? चमक आती है 2-3 दिन के पश्चात धीमे प्रक्रम द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, इसलिए दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि दीवारों पर पेंट करने के 2 या 3 दिन पश्चात जो है दीवार पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ठीक है, तो इसका कारण यही है। लिखते हैं, प्रश्न लिख देता हूं मैं। इसको तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न लिख देता हूं और साथ में प्रश्न का मैं आंसर ही लिख देता हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि पेंट करने के 2-3 दिन पश्चात 2-3 दिन पश्चात घरों की दीवारों पर चमक आ जाती है? घरों की दीवारों पर चमक आ जाती है। कारण बताना है ना। क्या कारण है कि पेंट करने के 2-3 दिन पश्चात घरों की दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर आपको क्या देना है? आंसर देना है कि प्रारंभ में हम घरों की दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा पेंट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एक धीमे प्रक्रम द्वारा क्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होगा कैसा होता है? चमकदार होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवारें कैसी? चमकदार दिखाई देती हैं। छोटा सा कारण है, और साथ में आप अभिक्रिया भी मेंशन कर दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। आंसर लिखिए, घरों की दीवारों पर हाँ, यहाँ पर एक बात मैं तुम्हें बतला दूं कि घरों की दीवार पर जो चमक जो है, अगर आप कहोगे सर हमने तो कल ही डिस्टेंबर से पेंट किया था और हमारे घर पर तो सूखने के पश्चात अच्छी चमक आ रही है, तो देखिए डिस्टेंबर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, वो अलग केमिकल होते हैं। यह हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? ये केवल हम उसकी बात कर रहे हैं जो घरों का पेंट किससे किया जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया जाए। बुझा हुआ चूना जैसे बोला जाता है उससे पेंट किया जाए तब। ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर लिखिए, घरों की दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अन्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अन्य नाम है भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना जिसे बोलते हैं। घरों की दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा पेंट करने पर, द्वारा पेंट या कलर कुछ भी बोल सकते हो, पेंट करने पर यह का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह वायुमंडलीय, वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल में पाई जाने वाली, वायुमंडलीय CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से एक धीमे प्रक्रम द्वारा अभिक्रिया करके, धीमे प्रक्रम द्वारा अभिक्रिया करके चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है या करता है, कर लेता है। इसलिए पेंट करने के 2-3 दिन पश्चात, इसलिए पेंट करने के 2-3 दिन पश्चात घरों की दीवारों पर चमक आ जाती है। घरों की दीवारों पर चमक आ जाती है। ये तो थ्योरी के रूप में आंसर हो गया, और साथ में आप अगर इसका अभिक्रिया द्वारा समीकरण प्रदर्शित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो वो भी हम लिख देते हैं। कैल्शियम, पूरा समीकरण लिख दूं या आप सीधा लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हमने पेंट किससे किया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इससे पेंट कर दिया तो यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा? यह बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस जल जो है, जिसमें जल उपस्थित था, वो जल वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? यह है भुजा हुआ चूना। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम यूज किया है तो वही लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। H2O का मतलब होता है जल। ठीक है, तो चमक क्यों आती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसका हमने दीवारों पर पेंट किया है, वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से एक धीमे प्रक्रम द्वारा अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है? 2-3 दिन पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, जिससे दीवारें क्या है? चमकने लगती हैं। देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प बात और मैं तुम्हें बताऊं, अभी हमने बताया था कि जो चूना है वो कहाँ से निकाला जाता है? खदानों से निकाला जाता है, पहाड़ों से निकाला जाता है। और चूना जो है वो किस रूप में निकाला था हमने? वह सबसे पहले खदानों से जो निकलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलता है, CaCO3 ही निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलता है जो चमकदार होता है। सर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ही निकाला था तो फिर इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीधा कैल्शियम कार्बोनेट से ही पेंट कर देते, जिससे घरों की दीवारों पर स्वतः ही चमक आ जाती। ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसका रीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम निकालते हैं
तो यह ऊष्मा से अभिक्रिया कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है किससे अभिक्रिया कर लेता है, यह ऊष्मा से अभिक्रिया कर लेता है और यह किस में बदल जाता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और क्या निकल जाती है, इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। ठीक है ना, मतलब खदानों से जैसे ही हम निकालेंगे यह ऊष्मा से अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, इसका जल से अभिक्रिया कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का हमने किससे अभिक्रिया कराई, जल से। फिर इसको किस में बदला हमने, इस कैल्शियम ऑक्साइड को, इसे बिना बुझा चुना भी बोलते हैं ना, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल से जैसे ही अभिकृत कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है, CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर पेंट करते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किससे अभिक्रिया कर लेता है, वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर लेता है और वापस फिर क्या बना लेता है, वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और जल वाष्प वायुमंडल में उड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने खदानों से कैल्शियम कार्बोनेट ही निकाला था और दीवारों पर फिर क्या वापस हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ही प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रक्रम द्वारा। समझ में आ गया, तो याद रखना है तो इसको याद रख लेना, खदानों से कैल्शियम कार्बोनेट ही निकाला जाता है और ये ऊष्मा से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम जल से अभिक्रिया कराते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर पेंट करते हैं और जब दीवारों पर इसका पेंट कर देते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, जो वापस किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, चमकदार होता है, इसलिए दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, केवल आपका आंसर केवल यहीं तक था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और ये जो मैंने जानकारी बताई है इसको आप वापस कॉपी के टॉप पर लिखना चाहो तो वहाँ लिख लेना या कॉपी के पीछे लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इस तरह की आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए जानकारियाँ देता रहा करूँगा। ये पहाड़ों से निकाला जाता है ना, और नाम मैंने सभी के पहले ही आपको बतला दिए हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया। ये तो हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया थी जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। अब 2 नंबर जो अभिक्रिया है हमारी उस पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। तो वियोजन या अपघटन दोनों ही शब्दों का हिंदी मतलब क्या होता है, टूटना। तो इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल उत्पाद जो होता है वह 2 या 2 से अधिक, एकल अभिकारक जो होता है वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, वह क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो माध्यम की प्रकृति के आधार पर अपघटन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कोई अपघटन अभिक्रिया मान लीजिए ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है तो वह ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी। अगर ताप की उपस्थिति में हो रही है तो वह तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर वह प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वह प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो माध्यम की प्रकृति के आधार पर अपघटन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 ही प्रकार दे रखे हैं, ऊष्मीय अपघटन, तापीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तीनों के बारे में चर्चा ही करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। पहले ही नंबर की हो गई संयोजन, अब 2 नंबर डाल लीजिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन और वियोजन शब्दों का अर्थ क्या होता है, टूटना। मतलब इसमें कोई एकल अभिकारक होगा जो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटेगा। तो अभिक्रिया की परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक, जिसमें कोई एकल अभिकारक, एकल का मतलब एक, एकल अभिकारक टूट करके या वियोजित होकर के या अपघटित होकर के, कुछ भी लिख सकते हो, एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो, वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा है हमारी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक जो है वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। जैसे बात करें सामान्य रूप में ए बी सी डी, यह कोई एकल अभिकारक है जो टूटता है किसमें? मान लीजिए ए बी प्लस एक हो गया, सी एक उत्पाद हो गया, डी एक हो गया, मतलब दो हो सकते हैं, दो से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में केवल एक ही अभिकारक रहेगा। अभिकारक उत्पाद तो आपकी समझ में आ रहे हैं, मैंने पहले ही बतला दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। तीर के चिन्ह वाला इधर वाला भाग अभिकारक कहलाता है, जबकि तीर के चिन्ह वाला इधर वाला भाग उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य इसका समीकरण है। अगर इसको रासायनिक फॉर्म में हम लिखना चाहें तो अभिक्रिया के रूप में देखिए, लिख लीजिए 2FeSO4 है ना। फेरस सल्फेट जो होता है वो Fe प्लस सल्फेट के रूप में टूट सकता है। एक आपकी बुक का उदाहरण है वो है, वही हम लिखा रहे हैं, लिख लीजिए 2FeSO4, 2FeSO4 यह टूट रहा है, इसे फेरस सल्फेट बोलते हैं, नाम अभी लिख देंगे। वह टूट रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित है या नहीं वो जान लीजिए। देखिए इधर देखिए, इसमें Fe कितने हैं? दो हैं, तो Fe इधर दो हो गए। ठीक है, सल्फर इसमें कितने हैं? दो हैं, तो सल्फर इधर देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 गुणा 2 8 हैं, इधर ऑक्सीजन 3 ही हो गए, 3 हो गए 6, 2 इसमें हो गए, टोटल 8 हो गए। अभिक्रिया मतलब संतुलित है हमारी। FeSO4 इधर एकल उत्पाद है, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। FeSO4 को फेरस सल्फेट बोला जाता है। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई एकल अभिकारक जो है, केवल एक ही अभिकारक है, एकल अभिकारक जो है वह दो या दो से अधिक, इधर दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उत्पादों में टूटता है, वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है सामान्य रूप से। और इस तरह से दोनों रूप से हमने उदाहरण के द्वारा इसको समझ लिया। उदाहरण, ठीक है।
अब माध्यम की प्रकृति के आधार पर बात करें तो आपकी बुक में 3 प्रकार की अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उन तीनों को ही हम पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, माध्यम की प्रकृति के आधार पर, माध्यम की प्रकृति के आधार पर, माध्यम की प्रकृति के आधार पर वियोजन या अपघटन, एक ही बात है ना, या विखंडन भी इसे बोल सकते हैं। माध्यम की प्रकृति के आधार पर वियोजन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम उसमें ले रहे हैं, वह ले रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा इनकी सामान्य ही बनेगी। परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं जो है ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। अगर कोई ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उसे तापीय अपघटन कहेंगे। अगर कोई विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रही है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। हाँ, याद रखना, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न हो रही है ना तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वह प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो परिभाषा सामान्य है, लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूं साथ में, वह अभिक्रिया जो, वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हो, ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हो, वह क्या कहलाएगी, वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका उदाहरण हालांकि मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, जैसे कि हमने अभी कहा था उदाहरण के रूप में, खदानों से हम क्या निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, खदानों से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऊष्मा से अभिक्रिया कर लेता है, और ऊष्मा से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। यह उदाहरण अभी हमने देखा था। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक प्रकार हो गया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 2 इसका प्रकार लिख लीजिए, वो है ऊष्मा के बाद नंबर दूसरा लिखिए तापीय अपघटन अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय कह सकते हो, अपघटन की जगह आप वियोजन शब्द भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 नंबर लिख लीजिए तापीय अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा क्या बन जाएगी, वह अपघटन अभिक्रिया जो तापमान की उपस्थिति में संपन्न होती हो। लिख लीजिए परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तापमान की उपस्थिति में संपन्न होती हो, तापमान की उपस्थिति में संपन्न होती हो, वह क्या कहलाती है, वह तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, देख लेते हैं। हाँ चलिए, दिख रहा है, और यहाँ आपका उदाहरण भी दिख जाएगा आपको। तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण भी लिख लीजिए। उदाहरण, लेड नाइट्रेट, आपने नाम सुना होगा, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब इसको गर्म किया जाता है, मतलब इसको ताप दिया जाता है, तो यह
लेड ऑक्साइड में टूट जाता है 2PbO, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है और इसके साथ 4NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड निकलती है और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। PbNO3 का उल्टा ये सूत्र किसका है? यह है लेड नाइट्रेट। जो नया सूत्र आएगा उसका मैं नाम साथ में लिखा दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम पहले आ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको वहां पहले लिखा दिया, इसलिए यहाँ इनका हिंदी अर्थ नहीं लिखा है। ठीक है ना। PbNO3 का होल्टोइज जो सूत्र होता है किसका होता है? लेड नाइट्रेट का होता है। PbO बोलते हैं लेड ऑक्साइड को, लेड ऑक्साइड। NO2 होता है, वह होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और O2 तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ठीक है, तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं या इसको ताप देते हैं तो यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो यह अपघटन अभिक्रिया के दो प्रकार हो गए, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और तापीय अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा सामान्य है, अगर ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया। आगे कुछ और प्रकार भी हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं, वह है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। थर्ड नंबर है हमारी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन में जो अभिक्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? वह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी। जैसे आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl का नाम सुना होगा। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह चमकीले रंग का होता है। आप सिल्वर बोलते हैं चांदी को, सिल्वर क्लोराइड AgCl सूत्र होता है, वह चमकदार रंग का होता है। लेकिन इसको लगातार कुछ समय तक अगर हम किस में रख दें? धूप में रख दें तो यह धूसर रंग का हो जाता है। तो धूसर रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि यह प्रकाश से अभिक्रिया कर लेता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रकाश से अभिक्रिया करके धूसर रंग का हो जाता है और किस में वियोजित हो जाता है? सिल्वर मतलब चांदी अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो AgCl जो होता है वो Ag अलग और Cl अलग उसमें टूट जाता है। इसी तरह आपने एक उदाहरण और देखा होगा, अगर आपने पहले ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे, उसमें एक फोटोग्राफी रील लगी होती थी ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट रील होती थी जिसे बोलते थे। उस रील में क्या होता है? AgBr की बनी होती है, वह सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी? AgBr, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। उस फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम लंबे समय तक प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं ना, तो वह धूसर रंग की हो जाती है। धूसर रंग की होने के पश्चात उसमें कारण क्या होता है? सिल्वर उसमें से अलग हो जाती है और ब्रोमीन उसमें से अलग हो जाती है। तो यह दो उदाहरण किसके हैं? यह दो उदाहरण है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के। तो थर्ड नंबर लिख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया के ही प्रकार चल रहे हैं ये, है ना। तीसरा लिखिए प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया परिभाषा वही सामान्य रहेगी। क्या रहेगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हो। लिख लीजिए, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण लिख लीजिए, AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है, इस पर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस पर क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो यह किस में वियोजित हो जाएगी?
यह 2Ag प्लस Cl2 इसमें वियोजित हो जाएगी। AgCl बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को, और Ag बोलते हैं सिल्वर मतलब चांदी, और Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो चमकीले रंग की होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में लगातार रखने पर इसका रंग धूसर रंग का हो जाता है। चमकीला जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस में बदल जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर लेता है और किस में वियोजित हो जाता है, सिल्वर और क्लोराइड दो तत्वों में वियोजित हो जाता है। इसलिए इसका जो चमकीला रंग होता है वह दूसरा रंग में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से जो क्लोरीन होती है वो धीरे धीरे उड़ने लगती है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, दूसर हो जाता है। एक उदाहरण और लिख लेना यहाँ पर, AgBr वाला, AgBr, यह भी इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे यहाँ क्लोरीन था Ag के साथ में तो सिल्वर क्लोराइड बोला, इसी तरह यहाँ Ag के साथ में किया क्या है, Br है, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमीन के ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह भी किसमें टूट जाता है, यह भी 2Ag प्लस 2Br ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, Br का मतलब है ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखना AgBr का उपयोग जो है वह श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। तो नोट करके इस बिंदु को लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग AgBr लिख सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कोष्टक में AgBr लिख लो, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत, श्याम श्वेत, श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, अंग्रेजी में लिख लो। श्याम का मतलब होता है ब्लैक, BLACK, ब्लैक एंड व्हाइट। श्याम श्वेत फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। तो ये तीसरे नंबर की होगी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसका एक प्रकार आपके बुक में क्रियाकलाप के रूप में दे रखा है जिसका नाम है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत या वैद्युत एक ही बात है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा वही रहेगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न हो रही हो। तो लिख लीजिए विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न कैसे हुई। जैसे मान लीजिए यह कोई पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में
दो धातु के इलेक्ट्रोड हैं, दो धातु के क्या रख दिए हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड हैं जो दोनों ही इलेक्ट्रोड एक बैटरी द्वारा जुड़े हुए हैं। इनको परिपथ को पूर्ण करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किससे जोड़ा गया है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ऐसे तो विद्युत धारा का चलन होगा नहीं, इसलिए विद्युत धारा को परिपथ को अभी अधूरा है परिपथ, इसलिए परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसके मध्य में क्या भर देते हैं, हम जल भर देते हैं। हमने क्या भर दिया, ये जल भर दिया। जैसे ही जल हम भरेंगे तो परिपथ पूर्ण हो जाता है, और जैसे ही हम कुंजी दबाएंगे, कुंजी चालू करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लीजिए ये कैथोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है कैथोड, और ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है एनोड, और जल भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, H2O। जल का सूत्र ये होता है। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए ये बैटरी हमारी 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर एक इसमें से पानी में से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, और कैथोड पर जो गैस बनती है, एक गैस एनोड पर बनती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर बनने लग जाती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो किस पर बनने लग जाती है, एनोड पर बनने लग जाती है। आप इसका कैसे देखेंगे इसमें, तो आप देखोगे जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल में से बुलबुले के रूप में गैसें बाहर निकलती हैं। वो दोनों गैसें कौन सी हैं, एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो इसको समीकरण के रूप में आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, H2O 2H2O। इसमें क्या प्रवाहित करेंगे हम, विद्युत धारा। जल में क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के कुल 4 प्रकार आपकी बुक में दे रखे हैं। पहला था ऊष्मीय अपघटन, दूसरा था तापीय अपघटन, तीसरा जो था वो था प्रकाशीय अपघटन, और 4th नंबर का है विद्युत अपघटन। तो आज हमने 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा पढ़ लिया, एक थी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और एक थी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अगली क्लास में इसके बाद में विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और आने वाली अन्य अभिक्रियाओं पर हमारी क्या रहेगी, चर्चा रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।